हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट वन। ठीक है, इसका हमारा आज लेक्चर वन है। मुझे पसंद नहीं है लेक्चर कहना, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, नाम ही ऐसा है चैप्टर का। ठीक है, तो इसलिए अब इसे लेक्चर ही बुलाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेकिन उससे पहले फटाफट एक बार लाइक कर दो सेशन को। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट कर दो। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार क्लास 9 एंड 10। इसे ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की, जो कि है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट वन। आपको पता है कि मैं फर्स्ट सेशन में हमेशा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। लेबल द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जो जो चीज़ें पढ़ी है उसको रिकॉल करने का समय है ये फर्स्ट लेक्चर। ओके, सो आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारा नोज, है कि नहीं। तो ये थी नोज। ठीक है, नोज के बाद सेकंड पार्ट होता है माउथ। ठीक है, ये वाला जो है इसे हम कहते हैं माउथ। यहाँ पे मैंने लेबलिंग करके दी हुई है आपको। ओके, यू कैन सी। फिर उसके बाद ये वाला कौन सा पार्ट है, तो ये है हमारा लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स। और उसके बाद ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट है ट्रिकिया। ठीक है, या ट्रेशिया कह लो, ट्रिकिया कह लो, जो भी है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। उसके बाद ये वाला और ये वाला इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लंग्स। फिर ये जो नीचे है यहाँ पे इसे हम कहते हैं डायफ्राम। और ये क्या है, ये है एल्वियोलस, प्लूरल में एल्वियोलाई। तो ये लेबलिंग तो हमने 8th स्टैंडर्ड में ही सीखी थी, बड़ा सा आसान है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन दिया है व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ डज इट अकर। वैसे इसी साल की टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने 10th स्टैंडर्ड की, लेकिन आपने सीखा हुआ है ये सब 8th 9th में, इसलिए मैंने रिवीजन के पार्ट में इसे लिया है। ओके, सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ डज इट अकर। उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, इफ द स्क्रीन इज लुकिंग ब्लैंक प्लीज। यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी होती है, यहाँ पे ये वाला बटन, यहाँ पे इसको आप इंक्रीज कर लेना। ठीक है, ये वाला बटन दबा के यहाँ नीचे मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप इंक्रीज कर देना। ओके, अब तब भी नहीं दिख रहा हो तो सॉरी, फिर आपको सुन के ही थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, चलिए। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द असिमिलेटेड फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मैंने बोला हुआ है, अगर आपने नेशनल साइंस ओलंपियाड वाली प्लेलिस्ट पे जाके रेस्पिरेशन का थोड़ा सा पढ़ लो वहाँ से, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने ये सब लिख के दिया हुआ है, आपको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया हुआ है वहाँ पे, सो यू कैन सी दैट। ओके, अब देखिए क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम असिमिलेटेड फूड। मतलब जब हम खाना खाते हैं और उस खाना खाने के बाद उसकी जो उसमें से जो भी अपने को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो विटामिन्स मिलते हैं, जो प्रोटीन्स मिलते हैं, जो मिनरल्स मिलते हैं, जो हमें सॉल्ट मिलता है वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम एसिमिलेट करते हैं। मतलब हम उसको एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी में तब्दील करते हैं। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब आप कहोगे कि यार रेस्पिरेशन में तो कुछ तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का चक्कर होता है, लेकिन रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में उसका कुछ लेना देना नहीं होता। ओके, अब देखिए क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जो हम इनहेल करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, एयर को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं एंड नॉट रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन का मतलब कुछ और होता है। When inhalation is done, air enters the lungs। तो अपन क्या करते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तब सांस जो है वो लंग्स में पहुंचती है, जैसा आपने पिछले डायग्राम में देखा होगा। द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एंटर्स द ब्लड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एग्जिट्स फ्रॉम द ब्लड। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आप एल्वियोलर वॉल देख सकते हैं। ठीक है, एल्वियोलस की वॉल है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये ब्लड का वो जो हमारा ब्लड की कैपिलरीज होती है या फिर जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसकी वॉल। ठीक है, तो इनके बीच में देखो गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है, जो हमारी लंग्स है, लंग्स से यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुँचता है, और जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाता है। ओके, सो दिस इज द ब्रीदिंग प्रोसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, थ्रू एक्सहेलेशन, मैं यहाँ पे हूँ। ओके, थ्रू एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट।
ठीक है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ से लंग्स में डाल रहे हैं, और लंग्स से क्या हो रहा है, लंग्स से ये यहाँ पे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल में जाएगा, ब्रोंकियोल से फिर और आगे हमारी नोज में से वो एक्सहेल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस गैशियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू अल्वियोलार मेम्ब्रेन। जो अल्वियोलस की वॉल्स होती है, अल्वियोलस मतलब आपको पता होगा जो हमारे लंग्स में सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है, जहाँ से डायरेक्टली ब्लड वेसल्स से गैशियस एक्सचेंज होता है। ये जो अल्वियोलस की वॉल होती है उसे हम अल्वियोलार मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस अल्वियोलार मेम्ब्रेन में से गैशियस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के होते हैं रेस्पिरेशन। देखिए क्या है, द आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन टू एवरी सेल। यहाँ पे आप आरबीसीज देख सकते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे आरबीसीज देख सकते हैं, और आरबीसीज क्या करते हैं, हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन लेके जाते हैं। हियर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, हियर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया टिश्यू रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल्स के अंदर, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, या फिर इसे टिश्यू रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। द ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। क्या है, सिर्फ इतना समझ लो कि हम जो एनर्जी बनाते हैं, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वो एटीपी का प्रोडक्शन करता है, और वो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, वो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन से एट लास्ट एनर्जी रिलीज होने वाली है, इसलिए हम इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है आपके लिए, सो लेट इट बी। इससे आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे मुझे लगता है, ठीक है। सो व्हाट आर लिपिड्स। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि लिपिड्स के बारे में तो पहली बार सुना है, बहुत लोग होंगे जो पहली बार ही सुन रहे होंगे लिपिड्स के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हमने 8th 9th में पढ़ा हुआ है। ऑनेस्टली मुझे खुद को भी याद नहीं था कि हमने लिपिड्स पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन अब है तो है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक वाले तो कहते हैं कि लिपिड्स हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। किसके अंदर बॉन्ड रहता है, फैटी एसिड्स और अल्कोहल, इनके बीच में बॉन्ड रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। ओके, सो दीज आर द लिपिड्स, मतलब फैटी एसिड्स और अल्कोहल के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लिपिड कहते हैं। एंड डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिपिड्स के डाइजेशन का मतलब सीधा सीधा इतना ही है कि ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाता है, और हमें फैटी एसिड और अल्कोहल अलग अलग मिल जाते हैं, बस उसी को हम लिपिड्स का डाइजेशन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स। तो देखिए, लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल, बटर, घी, मार्गरीन, टैलो एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। देखिए क्या है, जो लिपिड्स होते हैं ना, वो लिपिड्स वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब वो वाटर, पानी के खिलाफ काम करते हैं। और अगर पानी के खिलाफ काम करते हैं, इतनी आप प्रॉपर्टी याद रख लोगे तो आप अपने आप ही इनके नाम बता पाओगे कि ऑयल, बटर, घी तो आपको ऑलरेडी पता है कि पानी में अगर हम ऑयल, बटर, घी डालेंगे तो वो ऊपर ही फ्लोट करेंगे, ठीक है। बाकी तीनों देखिए, मार्गरीन मतलब एक बटर का ऑल्टरनेटिव, एक बटर का ऑप्शन होता है मार्गरीन, ठीक है। टैलो का मतलब होता है कि जो मीट होता है ना, मीट मतलब जो हमारा ये रहता है, नॉन वेजिटेरियन फूड रहता है, उसके अंदर से जब फैट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तब उससे टैलो बनता है, उसमें का फैट निकाल लेते हैं। एंड ऑयल सीड्स मतलब वही चीज़ है ना, जो जिन सीड्स से ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, जैसे कि सनफ्लावर के सीड्स हो गए, जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, जैसे कि सीसेम हो गया, सीसेम मतलब मस्टर्ड हो गया, ठीक है। ये सब जो है, ये सब में लिपिड्स पाया जाता है मेनली। ओके, सो वी ऑब्टेन द लिपिड्स फ्रॉम मेनली द फैटी फूड, ठीक है। फैटी एसिड से आप फैटी फूड भी याद रख सकते हैं। नाउ अब सेकेंड चीज,
नेक्स्ट इज आर हम और भी इसके बारे में और आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए हमने क्रोमोसोम का रिवीजन पिछले चैप्टर में भी किया था, इस चैप्टर में वापस जरूरी है क्योंकि इसमें भी हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको आपको लेबल करने का है। 2.5 है ये फिगर अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में। ओके सो देखिए इसका आंसर कैसा होगा। ये जो है इस बॉक्स में आएगा हमारा पी आर्म, ठीक है। इस बॉक्स में आएगा हमारा सेंट्रोमियर मतलब बीच में, इस बॉक्स में आएगा क्यू आर्म, ओके, और इस बॉक्स में आएगा डीएनए। ओके आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। अब हम थोड़ा सा चैप्टर की शुरुआत में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको वो देखेंगे, ठीक है। उनको आप अभी सॉल्व कर लो क्योंकि कल मैं डायरेक्टली चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। कल मतलब कल इन द सेंस अभी कल तो ग्रेविटेशन होने वाला है तो कल भी जरूर देखना वीडियो, ठीक है। कल ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स जो कि काफ़ी डिफिकल्ट माने जाते हैं वो लिखेंगे। ओके सो हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड दे आर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स यूजफुल फॉर बॉडी। मतलब हम जो खाना खाते हैं उन खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के लिए किस तरीके से यूजफुल होते हैं। तो देखिए क्या है, द फूड स्टफ्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए क्या है, फूड स्टफ्स को हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और इनको सॉल्युबल इन द सेंस हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसे अच्छे से उसे यूज कर पाए इस फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इसे हम चेंज करते कन्वर्ट करते। ओके दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड बाय ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो इन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी के हर एक सेल में ले जाया जाता है। ओके द ऑक्सीजन इनहेल्ड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कैरीड टू एवरी सेल। अब ये तो हमने अभी अभी देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो भी हर एक सेल तक पहुंचाई जाती है। इन द बॉडी सेल्स दिस ऑक्सीजन कैरीज आउट ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो हमारे बॉडी सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है इन न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन करती है और उसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। द एनर्जी हेल्प्स द बॉडी टू कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शंस। तो क्या करती है, ये जो एनर्जी है ये बॉडी को हेल्प करती है अपने सारे फंक्शंस को पूरे करने में। बॉडी में कई सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं, आपको पता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, फिर और भी कई सारे कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारे फंक्शंस चलते रहते हैं। इन सबको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है। The nutrients help in the growth and development of the body। तो हमारी बॉडी को अगर हमें ग्रो करना है, डेवलप करना है तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब देखिए क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट फॉर बॉडी। अब ये तो आपने 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। एक्चुअली 6th क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसके भी पहले पढ़ा हुआ है, इतना आसान है ये तो। बस इसका इंपॉर्टेंस जो है आपको थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज में अब डालना आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते बैलेंस डाइट हैज राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सब छोटे बच्चों की भाषा है। अब हमें थोड़ी सी भाषा बदलनी है। देखिए क्या है, बैलेंस्ड डाइट हैज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट प्रपोर्शन। ठीक है, तो सही प्रपोर्शन में ये सारी चीज़ें होती है। एंड ईच न्यूट्रिएंट कैरीज अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शन। हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इन बैलेंस्ड डाइट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इन राइट प्रपोर्शन। Since balanced diet is required for energy and nutrition, it is very important to maintain our health। देखिए क्या है, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें एनर्जी और न्यूट्रिशन सही से मिलेगा, राइट प्रोपोर्शन में मिलेगा, और अगर ये सब राइट रहेगा, एकदम सही रहेगा, तो इससे हमारी हेल्थ मेंटेन होगी, हेल्थ सही रहेगी। ओके ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। उसके बाद विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है वो कौन से अलग अलग फंक्शंस करती है। तो पहली बात तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में 3 तरीके की मसल्स होते हैं, आपने पिछले साल पढ़ी हुई है। वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है और कार्डियक मसल्स होती है। ओके सो द वॉलंटरी मसल्स ब्रिंग अबाउट ऑल द मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर विल। हम जो चाहते हैं, हम जो फंक्शंस करना चाहते हैं हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे बॉडी से, उन फंक्शंस के लिए वॉलंटरी मसल्स इस्तेमाल होती है। इनवॉलंटरी मसल्स ब्रिंग अबाउट ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। वाइटल मतलब जो भी इंपॉर्टेंट, एकदम लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है वो इनवॉलंटरी मसल्स कराती है। जैसा कि आपको पता है, रेस्पिरेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है। वो हम सोते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती तब भी होता ही रहता है। ठीक है, सो इनवॉलंटरी मसल्स जो है हमारी वाइटल एक्टिविटीज को कैरी आउट करती है। देन
द विसरल ऑर्गन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। विसरल मतलब जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं उन्हें हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। अगर और एक एग्जांपल ले ले तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके अंदर आपने अगर ईसोफेगस के बारे में पढ़ा है तो उसके अंदर आपने सुना होगा कि ईसोफेगस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है, ठीक है। आई कांट गेट द एग्जैक्ट वर्ड राइट नाउ, लेकिन उसके लिए भी इनवॉलंटरी मसल्स ही होती है, ओके, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो ठीक से चलता रहता है। नेक्स्ट, द कार्डियक मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ हार्ट। हमारी हार्ट की जो मूवमेंट्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये कार्डियक मसल्स द्वारा कंट्रोल की जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन मसल्स। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, इनका स्टोरेज मसल्स में किया जाता है। So these are the different functions performed by muscles in the body. Next is, what is the importance of digestive juices in digestive system? तो आपको पता होगा, आपने पिछले 2 सालों में पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके अंदर कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। जैसे हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, हमारे लिवर और पैनक्रियास में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ओके। तो ये सब का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए क्या है। द डाइजेस्टिव जूसेस कंटेन्स डिफरेंट एंजाइम्स। अलग अलग एंजाइम्स होते हैं इन डाइजेस्टिव जूसेस में, ठीक है। आपने एंजाइम्स के नाम अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने न्यूट्रिशन के चैप्टर में नेशनल साइंस ओलंपियाड में ये पढ़ाया हुआ है, ओके। इनको आप जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, एंजाइम्स एक्ट एज कैटालिस्ट्स एंड ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एट अ फास्टर पेस। एक्चुअली कैटालिस्ट का मतलब ही ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको फास्ट कराता है। कौन कराता है? एंजाइम। नहीं तो इतना स्लो होंगे कि आप खाना खाओगे उसके पहले आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ओके। सो केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्टर पेस पे कराने के लिए एंजाइम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसे ही हम कैटलिस्ट कहते हैं, ओके। उसके आगे क्या है, द डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ स्टमक मेक द पीएच ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसिडिक वाइल दैट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस मेक इट अल्कलाइन। तो देखिए क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टमक रहता है, ठीक है, स्टमक के अंदर कई सारे रहते हैं, जैसे पेप्सिन वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। तो ये एसिडिक बनाते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पीएच को, जबकि जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं ये क्या करते हैं, इसे अल्कलाइन बनाते हैं। तो इसलिए ये न्यूट्रल बना हुआ रहता है, ओके। सो एसिड प्लस बेस तो न्यूट्रल होता है, आपको पता होगा, ये तो हमने 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था, ठीक है, ये बताने की मुझे ज़रूरत थी नहीं वैसे। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच सिस्टम इज इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये तो अब भाई बच्चा बच्चा जानता है कि वेस्ट मटेरियल जो है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम किस प्रोसेस से, किस सिस्टम से हम उसे रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। तो इतना आसान है, द आंसर इज एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ओके। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। हमारा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है तो उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसके अंदर हमें ऑक्सीजन भी लगता है और हमें न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं, और ये दोनों ही चीज़ों को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड वेसल्स कराते हैं, और ब्लड वेसल्स क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है ना। तो यही हो गया। देखिए क्या है, ड्यू टू द सर्कुलेटरी सिस्टम ग्लूकोज फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल। मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या लेना देना है, ठीक है। तो उसका आंसर भी यही है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका भी आंसर ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसको हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी सर्कुलेटरी सिस्टम की होती है, ओके। सो रेड ब्लड सेल्स कैरी द ऑक्सीजन एज द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट। तो देखिए क्या है, आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक पोस्ट वाली कंपनी है, और जो रेड ब्लड सेल्स है वो उसके अंदर के पोस्टमैन है, और ये जो पोस्टमैन है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और उनको हार्ट के द्वारा, हार्ट उनको पंप कर रहा है, उन्हें पुश कर रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन एवरी सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यील्ड द एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो वही चीज़ है भाई, तीसरी बार बता रहा हूँ मैं कि
हर एक सेल में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उनका ऑक्सीडेशन किया जाता है और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट इज हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकरिंग इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्ड एंड इन हाउ मेनी वेज। तो देखिए, आपको पता है कि पिछले साल हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि द nervous system and the endocrine system brings about control by nervous and chemical coordination in the body। ठीक है, तो हमारा एक तो नर्वस सिस्टम होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, और एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे थाइमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ऐसे कई सारे ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ह्यूमन बॉडी के कई सारे प्रोसेसेस का कंट्रोल हो रहा है। ओके, एंड सी दिस ब्रिंग्स अबाउट द कंट्रोल बाय नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अब पहली बात तो नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन लाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन लाएगा, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि केमिकल्स का वो केमिकल्स क्या कहते हैं सिक्रीट कर रहा है और उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन आ रहा है। ड्यू टू सच कोऑर्डिनेशन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर कैरिड आउट इन सीक्वेंशियल एंड कंट्रोल्ड मैनर। सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में, जो उनका सीक्वेंस होना चाहिए, एंड कंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल में। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज आपने दो तरीके से होता है ये पढ़ लिया। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, ये था रिवीजन 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड का। अगर आपको एनटीएससी के नोट्स चाहिए, बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो मुझे ईमेल कर देना। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मेरा एक दूसरा भी चैनल है एजुकेटेड एजुकेशन, इसे जरूर सब्सक्राइब करना। हर सैटरडे शाम 5 या 5:30 बजे मैं लाइव आता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब फटाफट। ठीक है, तो वो लाल वाला बटन दबा दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और मेरा मुंह जो है आपको अभी तो दिखने नहीं वाला, ओके, फॉर 2-3 डेज एटलीस्ट, क्योंकि कुछ तो टेक्निकल एरर है। एंड लाइक करना। ओके, दिस इज माई इंस्टा ID ओवर हियर, यू कैन फॉलो मी, एंड दिस इज माई email ID, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बाय बाय।